Hello everyone, welcome to today's video. आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू ऑन कैब एंड एनसीआर 2005। तो हमारा यूनिट 5 का भी ये आपका टॉपिक है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैब कहते हैं, और आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को आज हम देखेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट 5 के आपके जो टॉपिक्स हैं मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको चेक कर लेना। आज हमारा जो है वो एलटी क्लास 35 है। इससे पहले के जो बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स किए हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। हायर स्टडीज के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो? ट्राई करो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एलपीयू नेस्ट एग्जाम। इस एग्जाम के थ्रू ना सिर्फ आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अपने फेवरेट कोर्स के ऊपर 60, 70 बल्कि 100% तक की स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इस टेस्ट में कैसे रजिस्टर करना है, कैसे स्कॉलरशिप अवेल करनी है, इसको मैंने डिटेल डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो लिंक पर क्लिक करो और इस वीडियो में सारी डिटेल्स चेक करो। गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, on which philosophy NCF 2005 is based? Behaviorism, pragmatism, idealism, constructivism। व्यवहारवाद, व्यवहारिकतावाद, ठीक है, प्रयोजनवाद भी कहते हैं इसे, आदर्शवाद, रचनावाद। तो आपका जो एनसीएफ 2005 है वो बेस्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म पर, रचनावाद पर, ठीक है। इससे पहले के आपके जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स थे वो आपके बिहेवियरिज्म पर बेस्ड थे, पर यहाँ पर अगर हम देखें एनसीएफ 2005 ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संरचनावाद पर आधारित था, जिसका अर्थ है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, टीचर को बस उसको वो एनवायरमेंट क्रिएट करके देना है, अपॉर्चुनिटीज देनी है। एनसीएफ के बारे में अगर आप समझे तो एनसीएफ जो है आपका वो पब्लिश कौन करता है? एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी आपका पब्लिश करती है एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बेसिकली इसमें सारी चीजें लिखी होती है, क्या टेक्स्ट बुक्स लगेंगी, क्या सिलेबस होगा, किस तरीके की एक्टिविटीज कराई जाएंगी, क्या टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, पूरा एक फ्रेमवर्क होता है स्कूल्स के लिए, गाइडलाइंस है एक तरीके की। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी चीजें मेंशन होती है, बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है। एनसीईआरटी से रिलीज करता है। अभी तक कितने एनसीएफ आ चुके हैं? सबसे पहला एनसीएफ आया था आपका 1975 में, फिर आया था 1988 में, उसके बाद आया था 2000 में, और फिर आपका जो एनसीएफ 2005 है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ये आपका 4th एनसीएफ है। लेकिन अगर हम लेटेस्ट एनसीएफ की बात करें तो लेटेस्ट एनसीएफ आपका कौन सा है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023, ठीक है, जिसे हमने ये भी हम पढ़ चुके हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसको भी हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अब आपका जो ये 2005 वाला एनसीएफ है ये किस पर बेस्ड था? एनईपी 1986 जो आपके 1986 की पॉलिसी थी उसके ऊपर ये आधारित था। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ अ टीचर शुड बी। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए डिक्टोरियल, फैसिलिटेटर, अथॉरिटेटिव या फिर पैसिव। तो आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक है वो सुविधा दाता है, फैसिलिटेटर है। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। टीचर को यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर ज्ञान भरना है, नॉलेज डालनी है, टीचर को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, एनवायरमेंट क्रिएट करके देना है कि बच्चा खुद सीखे, खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करे, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। जब उसे कोई प्रॉब्लम आएगी या फिर उसे इस लर्निंग मार्ग के ऊपर कोई दिक्कत आएगी तब टीचर जो है वहां हेल्प करेगी। तो टीचर क्या है यहाँ पर फैसिलिटेटर या सुविधा दाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है पूछा है, ठीक है। तो आपको जो एनसीएफ 2005 है उसमें आपकी कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, तो इनमें से हमें बताना है कौन सी गाइडलाइन नहीं है। तो पहला यहाँ पर देखेंगे, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से भी जोड़ना, जो क्लास में बच्चा सीख रहा है उसको बाहर भी कनेक्ट कर सके। देन ensuring that learning shifts away from rote method, बच्चे को रटने वाली प्रवृत्तियों से हमें यहाँ पर दूर करना है। यहाँ पर सिर्फ रटने के ऊपर बल नहीं आएगा, बच्चे को अपने ज्ञान का निर्माण करना है, समझ के सीखना है। देन इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी ऑफ एग्जामिनेशंस। वैसे तो देखो ये नेगेटिव ही हो गया, आपको यहीं से पता चल रहा होगा कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल तो नहीं हो सकता कि हम एग्जाम्स की डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज कर दे। फिर भी आगे देखेंगे, एनरिचिंग द करिकुलम टू गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। तो इस तरीके से आपको जो पाठ्यक्रम है उसे तैयार करना है कि सिर्फ जो किताबों में लिखा है वही नहीं पढ़ाना, बच्चे को उसके बाहर भी जो नॉलेज है वो भी अपने रिसीव करनी आनी चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर एनरिच करना है करिकुलम को इस तरह कि सिर्फ किताबी ज्ञान बच्चे को ना दे, अपने आसपास जो भी चीजें हो रही है बच्चा उससे भी सीखे, और बच्चे को सिर्फ हमें कॉग्निटिव लेवल पे तैयार नहीं करना, को करिकुलर एक्टिविटीज, फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इन सारी चीजों पर भी यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ये इसका गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं हो सकता। एक बार हम डिटेल में भी चेक कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि सैलिएंट फीचर्स या गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है एनसीएफ 2005 के। पहला है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, जो स्कूल में सिखाया जा रहा है बच्चा उसे स्कूल के बाहर की लाइफ के साथ, अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सके। देन एंश्योरिंग दैट स्टूडेंट डू नॉट जस्ट लर्न मैकेनिकली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे बस रटना नहीं है यहाँ पर। देन करिकुलम को एनरिच करना है ताकि टेक्स्ट बुक के बाहर की भी नॉलेज जो है बच्चे को आए, और जो भी डेवलपमेंट उसका अन्य क्षेत्रों में होना है वो भी हो यहाँ पर। इंटीग्रेटिंग एग्जाम्स विद क्लासरूम लाइफ टू मेक मोर फ्लेक्सिबल, तो आपको एग्जामिनेशंस किस तरीके से लेने, वो आपको बच्चा जो सीख रहा है उसी दौरान आपको क्या करने हैं, बहुत सारे टेस्ट आप उसको असेस कर सकते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड आप बच्चे का इवैल्यूएशन कीजिए। ये नहीं कि आपने बच्चे को सिखाया, सिखाने के बाद लास्ट में आपको एग्जाम ले रहे हैं जिसके बेसिस पर आपने उस समय वो नंबर दिए और फिर आप पास या फेल डिसाइड करें कि बच्चे को आता है या नहीं आता है। आप क्लासरूम में जब बच्चे को सीखने की प्रक्रिया चल रही है तभी असेसमेंट को उसके साथ इंटीग्रेट कर दीजिए, जिससे कि बच्चे को बर्डन भी ना लगे और उसे पता भी ना चले कि उसका असेसमेंट हो रहा है। ठीक है, इससे बच्चे के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस भी नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना एग्जाम्स को क्लासरूम लाइफ के साथ ही और फ्लेक्सिबल बनाना है। नर्चरिंग एन आइडेंटिटी ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न विद इन द कंट्रीज डेमोक्रेटिक पॉलिसी, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति बच्चे को आस्थावान बनाना है। जो भी हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनके प्रति बच्चे को क्या बनाना है, आस्थावान बनाना है। ठीक है, ये हमारे सैलिएंट फीचर्स है एनसीएफ के। Who was the chairman of the National Steering Committee on NCF 2005? तो यहाँ पर नाम दिए हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, डॉक्टर डीएस कोठारी। तो जो आपकी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी थी, ठीक है, ये इसके चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल, और इनकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का नाम भी याद रखिएगा। इनकी रिपोर्ट का नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ। और कहीं ना कहीं आपका एनसीएफ 2005 का भी आधार बनती है ये रिपोर्ट भी। तो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी वो भी इसका आधार थी, जो आपकी डॉक्टर यशपाल की रिपोर्ट थी वो भी इसका आधार थी, प्लस रविन्द्रनाथ टैगोर का एक आपका यहाँ पर निबंध था। ठीक है, ऐसे ही कह लीजिए राइटिंग थी उनकी, सोसाइटी इन प्रोग्रेस, वो भी कहीं ना कहीं एक बेस बनती है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। Next, NCF 2005 emphasizes that learning is dash and dash in its character. तो यहाँ पर NCF 2005 इस बात पर बल देता है कि अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, पैसिव, सिंपल, एक्टिव, सोशल, पैसिव, सोशल, एक्टिव, सिंपल। देखो एलिमिनेट करो, पैसिव तो हो ही नहीं सकता। हम कैसे कह दे पैसिव है, कि बच्चा सिर्फ निष्क्रिय है, यहाँ पर आपको बस बैठ के बोलते रहना और बच्चा जो है बस सुनेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये दो ऑप्शन तो यहीं से कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक्टिव और सोशल, एक्टिव एंड सिंपल। अब सोशल और सिंपल में आपकी चॉइस रह गई। सिंपल हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारी जो लर्निंग की प्रक्रिया है उसको हम क्या मानते हैं, सोशल। स्कूल को ही एक मिनिएचर सोसाइटी कहा जाता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक सोशल एक्टिविटी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 emphasizes that learning is active and social in its character. आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे, तो एरर्स जो गलतियां, जो त्रुटियां करते हैं बच्चे, वो महत्वपूर्ण क्यों हैं। आर अ टूल टू क्लासिफाई स्टूडेंट्स इनटू पास एंड फेल, इसके द्वारा आप बच्चे को कैटेगराइज कर सकते हैं, जो ज्यादा गलतियां कर रहा है भाई वो फेल, जो कम कर रहा है पास है, ऐसे नहीं होगा। देन प्रोवाइड अ वे टू द टीचर टू स्कोल्ड द चिल्ड्रन, ये एक तरीका बन जाता है कि इसके आधार पर बच्चों को डांटा जा सकता है। देन प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, ये आपको एक तरीके से बच्चे की सोच को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि बच्चा क्या सोच रहा है। अगर बच्चे ने कोई गलती की है, इसका मतलब उसको ये वाली स्पेलिंग नहीं आती, या किसी वर्ड का मीनिंग वो गलत लिख रहा है, इसका मतलब उसे शब्द का सही अर्थ नहीं पता, तो टीचर को कहीं ना कहीं एक इंसाइट मिलता है कि एक्चुअली बच्चा किस तरीके से सोच रहा है और मुझे इसको करेक्ट करने के लिए किस तरीके से इसे बताना है। यही सही ऑप्शन है। फोर्थ वाला देख लेते हैं, जस्ट वेस्ट क्लासरूम टाइम नहीं, त्रुटियों से क्लासरूम का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, त्रुटियां तो बच्चे करेंगे ही सीखने में। ठीक है, तो यही आंसर आपका सही है
कि जो त्रुटियां होती है बच्चों की वो टीचर को ये समझने में मदद करती है कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, उसकी सोच कहाँ पे गलत जा रही है, ठीक है, कहाँ पे वो मिस्टेक कर रहा है, ताकि वो उसको सही तरीके से करेक्ट करवा सके। फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, इंग्लिश, हिंदी, मदर टंग, फॉरेन लैंग्वेज, तो ये है आपका मदर टंग, मातृभाषा। नेक्स्ट है आपका द मेजर शिफ्ट इन एनसीएफ 2005 इज फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है, इससे पहले वाले मैंने आपको बताया था बिहेवियरिज्म पे आधारित थे, यहाँ पे टीचर ही बच्चों के अंदर नॉलेज डाल रही हैं, ठीक है, तो वो टीचर सेंट्रिक ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा, एनसीएफ 2005 क्या है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है, बच्चा यहाँ ज्यादा एक्टिव है, उसे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करना है, टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर है। तो यहाँ जो शिफ्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, टीचर सेंट्रिक से सब्जेक्ट सेंट्रिक, पेरेंट सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक, मैनेजमेंट सेंट्रिक, तो ये हो रहा है लर्नर सेंट्रिक, क्योंकि यहाँ अधिगमकर्ता को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 मल्टीलिंग्विज्म इन लैंग्वेज क्लासरूम शुड बी सीन एज। तो अगर आपकी कक्षा बहुभाषावादी, यानी ऐसे बच्चे हैं आपकी कक्षा में जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो कभी टीचर ऐसा नहीं है कि सर पकड़ के बैठ जाए, मैं कैसी किस भाषा में बोलूं जो सारे बच्चों को समझ में आ जाए, नहीं, उसको ऐसे बर्डन की तरह नहीं समझना है, उसको क्या समझना है आपको, बर्डन, हिंड्रेंस, रिसोर्स, चैलेंज, उसे रिसोर्स समझना है। आपके पास ये संसाधन हो गया ना, अब बजाय कि किसी एक शब्द का मीनिंग भाई या फिर किसी चीज को क्या बोलते हैं किसी अलग अलग भाषा में, वो डिक्शनरी में देखने के बजाय आपके पास रिसोर्स पहले से ही है कि भाई आप बताओ आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, किसी दूसरे बच्चे को आपकी भाषा में इसको क्या बोला जाता है, आप एक दूसरे से सीखोगे ना, ठीक है, सारे बच्चे एक दूसरे की भाषाओं से सीखेंगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज, अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट बोलने वाले बच्चे हैं आपकी कक्षा में, तो उसे आपको रिसोर्स समझना है, उसे बर्डन नहीं समझना है, उसे बोझ नहीं समझना है। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per NCF 2005 mathematics education should focus on memorizing formulas, solving textbook problems only, mathematization of the child's thought process, scoring high marks। तो देखो यहाँ NCF 2005 में जैसे कि हमने बात करी थी कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या करिकुलम होगा, क्या टीचिंग मेथड्स होंगे, कैसे इवैल्यूएशन टेक्निक्स होंगी, टेक्स्ट बुक्स क्या होंगी, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए वो भी बताया गया है। तो मैथ्स पढ़ाने का यहाँ पर क्या उद्देश्य रखा गया, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ्स पढ़ाने का उद्देश्य है मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण, यहाँ पे लॉजिक सीखेगा बच्चा, ठीक है, मैथमेटाइजेशन होगा उसके थॉट प्रोसेस का, रैशनल थिंकिंग भी यहाँ से डेवलप होती है। सिर्फ रटना नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम सॉल्व करना उद्देश्य नहीं होगा, सिर्फ हाई मार्क्स सॉल्व आपके लाना ये उद्देश्य नहीं, ठीक है। देन Which of the following statements are true about CAB? अब हम CAB पर आ गए हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उससे रिलेटेड आपके सामने स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है, its function is to advise the central and state governments on the regulation and coordination of educational institutions and the maintenance of standards of education। तो कैब का फंक्शन बिल्कुल यही है, नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यानी ये क्या करती है, केंद्र सरकार को एडवाइस करती है एजुकेशन पॉलिसीज के ऊपर, कैसे उनका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या उनका आउटपुट निकल के आ रहा है, इसके ऊपर जो एपेक्स बॉडी है जो एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो है आपकी कैब। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कि इसका कार्य शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों के आवंटन सहित शिक्षा के विकास के लिए नीतियों और उसके कार्यक्रम पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य सरकारों को ये क्या करती है, सलाह देती है। देन कैब कब स्टैब्लिश हुआ था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सैडलर कमीशन, ये भी करेक्ट है, सैडलर कमीशन की सिफारिश पर ही कैब जो है आपका स्टैब्लिश किया गया था। कैब वाज री-एस्टैब्लिश्ड इन 1935, इसका पुनर्गठन 1935 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव। तो यानी जब तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट्स कैब के विषय में बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका, When was CAB first established based on the recommendations of Calcutta University Commission? ठीक है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन ही आपका सैडलर कमीशन है, क्योंकि माइकल सैडलर इसके क्या थे, चेयरमैन थे।
तो उन्हीं के नाम पर इसे सैडलर कमीशन कहा जाता है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन बेसिकली स्वतंत्रता से पहले की बात है, ये स्वतंत्रता से पहले इसको ये कमीशन आया था आपका ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटीज में उस समय बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, उन्हें आइडेंटिफाई करें कैसे उनके क्या क्या रूट कॉजेज हैं, कैसे उन्हें सॉल्व किया जाए, उसके लिए कमीशन अपॉइंट किया गया था। और इसी ने यहाँ पर कैब स्टैब्लिश करने की भी बात की थी। तो कब की थी यहाँ पर? 1910, 1920, 1935, 1947, मतलब इनकी रिकमेंडेशन पर कब कैब स्टैब्लिश हुआ? तो वो हुआ था आपका 1920 में। तो देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखो, 1920 में आपका कैब जो है वो स्टैब्लिश हुआ, लेकिन 1923 में क्या कर दिया गया? कैब को डिसॉल्व कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कैब को डिसॉल्व कर दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर 1935 में इसको री इस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, री इस्टैब्लिश किया गया किसके आपकी रिकमेंडेशन पर या किसकी एडवाइस पर? हेडहॉक कमेटी की। हेडहॉक कमेटी जो आई थी जिसने क्या स्टडी किया था? प्राइमरी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स को स्टडी करना उसका मेन वहां पर काम था, और उन्होंने ही वेस्टेज और स्टैग्नेशन का कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहली बार। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो कैब को आपने डिसॉल्व कर दिया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको री एस्टैब्लिश कर दीजिए, ये एडवाइस करेगी शिक्षा के क्षेत्र में आपको किस तरीके से काम करना है। तो उन्हीं के रिकमेंडेशन पर 1935 में कैब को फिर से री एस्टैब्लिश कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ कैब? तो कैब के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, सेक्रेटरी ऑफ एनसीईआरटी। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो होते हैं आपके, वो ऑटोमेटिकली इस कैब के अध्यक्ष होते हैं। तो इस समय कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, द मेन फंक्शन ऑफ कैब इज टू provide financial grants to schools, advise central and state governments on educational policies, conduct board examinations, recruit teachers for LT grade। तो भाई ये तो नहीं, रिक्रूटमेंट करना काम नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना काम नहीं है उसका, साथ ही साथ फाइनेंशियल ग्रांट भी नहीं प्रोवाइड करते। यही आपका सही आंसर है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो नीतियां बन रही है उसके ऊपर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हम आज का देखेंगे, What is the role of CAB in relation to national policy on education? ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, it strictly prohibits any review, it provides recommendations to the CAB only, it reviews the policy based on socio-economic development, it mandates state policy। तो यहाँ पर CAB का जो रोल NPE यानी कि नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन है उसके रिगार्ड में क्या क्या है? तो क्या ये प्रोहिबिट करता है कि हम इसकी समीक्षा नहीं करेंगे, यहाँ पे समीक्षा को सख्ती से प्रतिबंधित करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ये रिकमेंडेशन सीबीएसई को प्रोवाइड की जाती है? नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, क्या ये स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, उनको अनिवार्य करता है? नहीं, ये भी नहीं। इसका सिर्फ एडवाइस करने का काम है, किसी चीज को अनिवार्य नहीं बना सकता। ये है आपका सही आंसर कि ये पॉलिसी को रिव्यू करता है ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि अब आप कह रहे हो ना कि एडवाइस करेगा, इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखेगा, तो किस बेसिस पे देखेगा? कि आपकी ये जो नीति लेकर आ रहे हैं ये समाज के कितना हित में है, हमारी अर्थव्यवस्था के कितना हित में है, उसके आधार पर ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेक करता है, उसको रिव्यू करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर क्वेश्चंस देखे आपके एनसीएफ और कैब से रिलेटेड। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हमारा एलटी रिलेटेड कोर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ हम सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करवा रहे हैं, एलटी एसएसटी और एलटी साइंस के लिए भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। अगर आप कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन एमसीक्यू सीरीज के साथ चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। उसके लिए बस आपको हमारे चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब बटन जो है उसके बगल में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, उसे आप क्लिक कीजिएगा और आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो एलटी के ही सिलेबस के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हमने डिटेल वीडियोस भी वहां पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उनको भी चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और जुड़े रहिएगा आप हमारी सीरीज के साथ। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और इसके साथ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।